हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग जो है काफ़ी आई थिंक मंथ्स के बाद, काफ़ी टाइम बाद वीडियोस बनाई हैं मैंने। सो एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज आपने जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन दी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय कमेंटिंग, आई एम हियर अगेन बैक। एंड आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो आपका चैप्टर है फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक। एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। एंड इधर हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आज पढ़ने वाले हैं पहला हमारा टॉपिक, यूरोपियन यूनियन। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, लेट मी टेल यू दैट इसकी ओल्ड वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन बिकॉज उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा आप नहीं थी, तो इसलिए हम इसको दोबारा से जो है कवर कर रहे हैं विद अ गुड क्वालिटी एंड द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। तो जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है एज अ चैप्टर, हम इस चीज़ में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिकोड कर पाएँ, और जब पढ़ें तो आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस रहें। तो बेसिकली अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव मतलब अदर ऑप्शंस, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में पहले क्या था, हमने पढ़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कि अर्लियर देयर वाज 2 पावर्स, है ना, यूएस एंड यूएसएसआर। बट नाउ अब क्या है कि बाइपोलैरिटी के बाद वी वेंट अप टू द यूनिपोलर वर्ल्ड, एंड यूनिपोलर वर्ल्ड में देयर वाज ओनली वन सुपर पावर, यूएस। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ पावर क्या थी, एक ही सेंटर ऑफ पावर थी। लेकिन आज हम जिस कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं, उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंटर ऑफ पावर या 2 सेंटर ऑफ पावर नहीं है, बट कई डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर हैं, जो कि डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती है। जैसे यूरोप की तरफ से यूरोपियन यूनियन है, साउथ एशिया की तरफ से सार्क है, उस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है। दीज आर ऑल द सेंटर ऑफ पावर जो कि वर्क कर रही हैं फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज ऐसे ही हम एक सेंटर ऑफ पावर के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के बैकग्राउंड की बात करते हैं कि वो कैसे बना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आया तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप वाज वन ऑफ द सेंटर्स जहाँ पर वॉर लड़ी जा रही थी। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ाई के कारण, और सारी बिल्डिंग, सारा कुछ जो भी स्ट्रक्चर और जो भी चीज़ें थी यूरोप की, वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बिकॉज आप सभी को पता है कि वॉर जो है उसमें there is no winner, there is no loser, but I think डिस्ट्रक्शन दोनों ही साइड होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरा टूट चुका था, एंड बहुत सारे चैलेंजेस जो है 1945 में यूरोपियन स्टेट्स, एज आई सेड, स्टेट्स कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी इकोनॉमीज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन बनना शुरू हुआ। तो कहते हैं ना कि मुसीबत के समय ही एक यूनिटी ड्रॉप होती है, तो वही चीज़ हुई। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन के कैसे जो है यूरोपियन यूनियन बना, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और पूरा जो है 6 मार्क्स में भी आपसे दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वेश्चन फॉर्मेट में 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यूरोप का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ 1945 में। एक्चुअली में कोल्ड वॉर ने काफ़ी मदद की है यूरोपियन यूनियन को बनाने में, क्योंकि कोल्ड वॉर था, और आप सब जानते हैं कि यूएस और यूएसएसआर सब जो है बाकी कंट्रीज़ को अपनी अपनी साइड करवाने में लगे हुए थे। तो उसी चीज़ में यूएस ने सोचा कि क्यों ना यूरोप की कुछ कंट्रीज़ को अपनी साइड किया जाए। एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, अगर कोल्ड वॉर नहीं होता तो शायद हेल्पिंग हैंड भी नहीं आता। तो अमेरिका ने जो है फाइनेंशियली हेल्प करना स्टार्ट किया और रीबिल्ड करना स्टार्ट किया यूरोप की इकोनॉमी को, यूरोप को, एक प्लान के तहत जिसका नाम था मार्शल प्लान। सो मार्क दिस एज अ वेरी स्टार पॉइंट, बिकॉज मार्शल प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस प्लान का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्शल प्लान क्या था। तो बेसिकली अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद जो है यूरोप को की इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियली उन्हें मदद करता था पैसों से।
और इसके लिए उन्होंने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना ली थी। मार्शल प्लान के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1948 में। मेन एम इसका ये था कि भाई हम वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को जो है मदद देने वाले हैं। सो आप सब जानते हैं कि यूरोप जो है, ईस्ट वाला पार्ट जो है वो यूएसएसआर का था। तो यूरोप जो है वो सेंटर ऑफ कोल्ड वॉर, जहाँ पर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो ईस्ट साइड वाली थी वो यूएसएसआर के साथ थी और जो वेस्ट वाली साइड थी वो यूएस के साथ थी। तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन पहले कैसे बनना स्टार्ट हुआ कि पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बना, जिसके थ्रू मदद जो है वो यूएस जो है फाइनेंशियली हेल्प करता था वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आपस में कॉपरेट करने लग गई एक दूसरे के साथ। तो फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बन गया 1949 में, जो कि एक स्टेप फॉरवर्ड था पॉलिटिकल कॉपरेशन में। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अभी तक जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकली कॉपरेट कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन में, बट जैसे ही काउंसिल ऑफ यूरोप बना तो एक पॉलिटिकल कॉपरेशन का भी दरवाज़ा उनके लिए खुल गया। ठीक है, सो नाउ जो ये इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो रहे थे सारी यूरोपियन कंट्रीज, अभी के टाइम पे याद रखिएगा स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कैपिटलिस्ट कंट्रीज ही ज़्यादा जो है या वेस्ट वाली ही ज़्यादा जो है वो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हुई। इट इज़ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दैट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने लगी। तो धीरे धीरे अब हमारा जो है यूरोपियन यूनियन बनने लगा था। तो फिर जो है काउंसिल ऑफ यूरोप के बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है 1957 में, और धीरे धीरे जो है यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन जाता है, जो कि एक पॉलिटिकली अगेन एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद सबसे जो है इमीडिएट कॉज, मैं कहूँगी कि मेजर कॉज जो है वो कोल्ड वॉर है ना। क्वेश्चन कैन कम इन टू वेज कि यूरोपियन यूनियन का जो है बनने का मेजर कॉज क्या है, कोल्ड वॉर। लेकिन इमीडिएट कॉज और मेजर कॉज क्या होता है? मेजर कॉज मतलब सबसे बड़ा कारण क्या रहा, लेकिन इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है? सबसे उस टाइम पे एट द मोमेंट कौन जो है कॉज बना। तो एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, दैट वाज एन इमीडिएट कॉज। उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनने का जो प्रोसेस था वो फास्ट ट्रैक पर चलने लगा एंड जो है यूरोपियन यूनियन फाइनली 1992 में जो है वो बन गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल कि कैसे जो है यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ। यूएस ने मार्शल प्लान के थ्रू जो है एड देनी स्टार्ट की और उस एड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आपस में कॉपरेट करने लगी। धीरे धीरे इकोनॉमिक से पॉलिटिकल डायमेंशंस बढ़ते गए और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो बची खुची ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया। सो बेसिकली जो लोग कंफ्यूज होते हैं भाई यूरोपियन यूनियन क्या है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूरोप की कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो दे टुगेदर डिसाइड एंड हैव देयर फॉरेन पॉलिसीज या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो एक ब्रॉडर वे में देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि ये एक बहुत ही लार्जर नंबर ऑफ कंट्रीज़ की जो है मेजॉरिटी या फिर वोट या फिर सहमति या फिर पावर जो है ये रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए ये वन ऑफ द सेंटर ऑफ पावर है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के फ्लैग से आपको क्वेश्चन आ सकता है एज पर द न्यू पैटर्न, तो थोड़ा सा फ्लैग को समझेंगे। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, इसके अंदर देखिए ये सर्कल ऑफ द गोल्डन स्टार्स हैं। ये सर्कल किसके लिए जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉलिडरिटी एंड हार्मनी, भाईचारा और पीस को जो है ये रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। प्लस अगर टोटल काउंटिंग में देखें तो ये कितने स्टार्स हैं? 12 स्टार्स हैं। क्यों? 12 का भी एक स्पेशल जो है एक इम्पॉर्टेंस है। नंबर 12 स्टैंड्स फॉर सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, इसीलिए जो है ये 12 स्टार्स रखे गए हैं। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कुछ फीचर्स यूरोपियन यूनियन के, इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम उसको एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, तो क्वेश्चन दोनों में आए तो आप आंसर इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर
कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब अगर जो भी इसके मेंबर बनेंगे तो ऑलमोस्ट फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। मतलब एज अ ग्रुप आप भी देखिए, अगर आपकी क्लास में एक ग्रुप है तो अगर ग्रुप किसी चीज़ को सपोर्ट करता है तो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से एक पावर है, एकता में बल है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। देन दे ऑल्सो कॉपरेट ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। जस्टिस एंड होम अफेयर्स का क्या मतलब है? जस्टिस एंड होम अफेयर्स का मतलब है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी हो गया, पुलिस हो गया, नेशनल सोवरेनिटी हो गया, या फिर जो भी आपके ट्रायल अरेस्ट से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो उन सब में भी ये कॉपरेट करते हैं। देन देयर इज अ सिंगल करेंसी। बिल्कुल, ये सारी जितनी भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, यस, एक सिंगल करेंसी यूरो जो है काफ़ी सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं जो भी यूरोपियन यूनियन मेंबर की पार्ट होती हैं। लेकिन देयर इज अ सिंगल करेंसी यूरो विच दे यूज़। तो सारी कंट्रीज़ में जब एक करेंसी यूज़ हो रही है तो वो एक्चुअली में करेंसी भी काफ़ी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ करेंसी को यूज़ करती हैं उतनी ही करेंसी की पावर बढ़ती है। प्लस इनका खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है। सो दैट इज़ मेकिंग इट मोर लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कम एक कंट्री की तरह ज़्यादा काम कर रही है। आपने देखा होगा, खुद की करेंसी होना, खुद का फ्लैग होना, खुद का एंथम होना। ऑल्दो ये एक 28 कंट्रीज से बनी है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल यूरोपियन यूनियन जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक एज अ कंट्री ज़्यादा एक साउंड करता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट मेक्स यूरोपियन यूनियन अ काइंड ऑफ अ सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री लाइक अ थिंग, क्योंकि इनकी ये फीचर्स हैं जो उन्हें एक्चुअली में एक कंट्री की तरह जो है दिखाते हैं, या एक कंट्री की तरह एक नेचर देते हैं। Now what are some negatives of यूरोपियन यूनियन की? यूरोपियन यूनियन की लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक यूनियन था पहले, और अब जो है ज़्यादा पॉलिटिकल यूनियन बन गया है। इट हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर लाइक अ नेशन स्टेट, एज आई सेड कि एक कंट्री की तरह जो है वो काम करने लगा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं। ठीक। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, जो एक अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। थर्डली जो है कुछ टाइम से जो है यूरोपियन यूनियन ने अपने एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश की है, और कुछ नए मेंबर्स को ऐड करने की कोशिश की है फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि कुछ कंट्रीज़ जो है दैट वर अ पार्ट, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो पहले आई हैं, और ईस्टर्न कंट्रीज़ अभी भी यूएसएसआर को फॉलो करती थी, तो उन्होंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया है। तो काफ़ी सारे जो यूएसएसआर से टूटकर जो कंट्रीज़ आई हैं और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की है, तो इससे काफ़ी सारे इस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं दे हैव फेल्ट वेरी अनईजी, और कई लोगों को थोड़ा सा जो है ये चीज़ पसंद नहीं आई। सो इसीलिए जो है दे वर नॉट वेरी मच एंथुजियास्टिक। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जो यूरोपियन यूनियन को इतनी सारी पावर्स देना कि करेंसी कैसे यूज़ होगी, किसी भी कंट्री, देखो किसी भी इंडिविजुअल कंट्री के अपने ऊपर होती है कि उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है, अपनी करेंसी कौन सी यूज़ करनी है, अपने ट्रेड रूल्स क्या यूज़ करने हैं, और वो एक पावर एक ऑर्गेनाइजेशन को देना थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेट करते हैं कंट्रीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू, राइट? Plus some countries were also like नॉट लाइकिंग कि न्यू मेंबर्स को ऐड करें, न्यू कंट्रीज़ को ऐड करें यूरोपियन यूनियन से, स्पेशली फ्रॉम दी जो ईस्टर्न ब्लॉक या यूएसएसआर से, सोवियत ब्लॉक से टूटकर जो बनी थी कंट्रीज़, जब उन्होंने बाद में ज्वाइन करने की कोशिश की थी, राइट? सो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द टेंशंस विद इन द यूरोपियन यूनियन। क्या कुछ झगड़े जो हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर अंदर चलती हैं, राइट? तो वहीं जैसा कि फिर वही बातें रिपीट होंगी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो खुद के फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस पॉलिसीज़ को खुद जो है इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, राइट? और कई बार जैसे कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी, जब हम एक कॉमन चीज़ पे पहुंचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेंबर स्टेट्स को अपने इंटरेस्ट को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आप ग्रुप में हैं, आप एक फैमिली मेंबर हैं या फैमिली में है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन डिसीजन
से फॉर एग्जांपल आपको चूज़ करना है कि ट्रिप पर कहाँ पर जाना है, तो उसमें कई लोग कुछ और चाहते हैं, कई लोग कुछ और चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक कॉमन जो है पॉइंट पर पहुँचते हैं। तो उस कॉमन पॉइंट पे पहुँचने में कई लोगों को अपने जो है इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वही उससे रिलेटेड टेंशन्स रहती है यूरोपियन यूनियन में फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसी को लेकर। इसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, एक्चुअली में उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया था इराक इन्वेजन में, और काफ़ी सारे जो हैं न्यू मेंबर्स भी यूएस को की जो कोलिशन ऑफ विलिंग थी उसको ज्वाइन किया था। बेसिकली दिस इज स्टोरी। इसके लिए हमें थोड़ा सा इराक इन्वेजन को समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं बताती हूँ इराक इन्वेजन क्या था। अमेरिका एंड द यूएस वेस्टर्न अलायंस का ये जो है एलिगेशन था कि जो इराक है वो कुछ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, राइट। लेकिन आफ्टर एक्चुअली बहुत सारा टेस्ट करने के बाद पता लगा कि इराक के अंदर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, बट फिर भी यूएस ने जो है इराक में इन्वेड कर दिया, इराक में घुसपैठ कर दिया और इराक में जो है अटैक कर दिया। सो इस चीज़ को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रॉन्ग माना, बिकॉज ये एथिकली राइट नहीं है कि किसी भी कंट्री पे विदाउट एनी रीज़न कब्जा करना। इट्स लाइक दैट वे। तो फिर जो है उस टाइम पे यूएस ने अपनी कोलिशन ऑफ विलिंग बनाई, जो कि एक्चुअली में यूएस को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी इन द इराक इन्वेजन, राइट। कई लोगों का क्रिटिक्स का ये कहना था कि यूएस ने सिर्फ और सिर्फ इराक के ऑयल रिसोर्सेज के लिए जो है इराक पर अटैक किया। तो यूएस ने इसके अगेंस्ट कोलिशन ऑफ विलिंग बनाई। तो इसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये विद इन द यूरोपियन यूनियन कुछ मेंबर्स यूएस के साथ थे और कुछ मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के ही अलग थे। तो दैट वाज लाइक कॉमन फॉरेन रिलेशंस से थोड़ा सा विद इन दैट डिफरेंसेस क्रिएट हो गए इसकी वजह से। प्लस एक तरीके से ना कुछ कंट्रीज में ना यूरोस्केप्टिज्म है। सो व्हाट इज दिस यूरोस्केप्टिसिज्म? बेसिकली स्केप्टिसिज्म होता है थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा एक सेट असाइड करना। तो कुछ यूरोपियन मेंबर्स को थोड़ा सा सस्पिशियस, थोड़ा सा शक है या थोड़ा सा एक हेजिटेशन है यूरो को लेकर एज अ कॉमन करेंसी, राइट। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखा था। इवन डेनमार्क और स्वीडन ने जो है वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो कि अडॉप्शन ऑफ यूरो के लिए थी, इसको भी रेसिस्ट किया था। तो ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस जो कॉमन करने की जो एक वो कहती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कई बार लिमिटेशंस होती हैं कि कॉमन फॉरेन रिलेशंस या डिफेंस पॉलिसीज़ को एक्चुअली में एंड में ड्रॉ आउट करना, बिकॉज हर एक कंट्री के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। जैसे हमने इराक इन्वेजन में भी देखा और यूरो को के अडॉप्शन में भी देखा कि विद इन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कुछ अगेंस्ट है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये टेंशन्स रहती हैं विद इन द यूरोपियन यूनियन। इसी टेंशन पर एक कार्टून है। सो इन दिस कार्टून बेसिकली ये क्या है, आइसबर्ग्स हैं, राइट। और ये क्या है, शिप है। शिप को जो है टाइटैनिक शिप की तरह बनाया गया है, टाइटैनिक शिप की तरह। एंड ये क्या दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फ्लैग या सिंबल लगा हुआ है, तो ये यूरोपियन यूनियन की जो है जो एक टाइटैनिक शिप है दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली व्हाट इट इज शोइंग इज दैट कि जैसे टाइटैनिक जो है वो डूब गई थी, द फेमस टाइटैनिक शिप, ठीक उसी तरह जो यूरोपियन यूनियन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अटेम्प्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। 2003 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, बट दे फेल्ड। सो दैट इज़ वट इज़ बीइंग शोन कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अटेम्प्ट था वो वैसे ही फेल हो गया जैसे टाइटैनिक शिप जो है वो जो है डूब गई थी। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो अटेम्प्ट है टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी फेल हो गया था। कब? 2003 में। ये आइसबर्ग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर्डल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो वाई जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ द शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट यूरोपियन यूनियन, बिकॉज टाइटैनिक भी डूब गई थी और यूरोपियन यूनियन का अटेम्प्ट भी जो है वो फेल हो गया था। सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हाउ यूरोपियन यूनियन इज एक्टिंग एज अ सेंटर ऑफ पावर। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन एक सेंटर ऑफ पावर की तरह क्यों है, या
फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। तो इसमें बेसिकली हमने इम्पोर्टेंस को बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, तो इकोनॉमिकली कितनी पावरफुल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है। बिगेस्ट कैसे हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर 28 कंट्रीज़ हैं, तो अभी शायद 27 कंट्रीज़ हैं। और सो बेसिकली जब आपके पास 27 to 28 कंट्रीज़ होती हैं, बाय द टाइम आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब के करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग यू कैन गूगल इट व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। मेरे टाइम पे इट इज़ 28, राइट। सो यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि यूएस बिगेस्ट इकोनॉमी नहीं थी, तो लेट मी टेल यू दैट यूएस इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी कंट्री वाइज, लेकिन अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज़ को बिलोंग करती है। तो ना उन 28 कंट्रीज़ के टोटल मिलाकर तो इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। एकता में बल है, वही बात हो गई, ठीक है। मोर देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है इनटू अकॉर्डिंग टू 2005 डाटा। अब तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया होगा, विच इज़ स्लाइटली लार्जर देन यूएस, राइट। प्लस जैसा कि मैंने बोला कि यूरो जो है कंट्री, ये जो उनकी करेंसी है वो एक एक्चुअली में कंपटीशन दे सकती है यूएस डॉलर को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है बिकॉज 28 कंट्रीज आर यूजिंग दैम। प्लस वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 3 टाइम्स बिगर है वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में। अगर हम कंपेयर करें यूएस के साथ, तो अगर आप जो है ट्रेड में काफ़ी लीड कर रहे हैं तो एक तरीके से आपको कुछ ना कुछ एक प्रिविलेज मिल जाता है कि हम एक एसर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, हम एक रोल प्ले कर सकते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स जो भी चल रहे हैं यूएस और चाइना के। यूरोपियन यूनियन को एक प्रिविलेज मिलता है कि वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर सके और चीज़ों को शायद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सके। नेक्स्टली जो उसकी इकोनॉमिक पावर है उसके कारण जो है उसका एक इन्फ्लुएंस रहता है, अपने नेबर्स के अंदर भी एक इन्फ्लुएंस रहता है। एशिया में, अफ्रीका में भी दे आर हैविंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक पावर। प्लस ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, जैसे WTO वगैरह में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज इट हैज़ द वोट ऑफ 28 कंट्रीज़। प्लस इनकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, तो एक अच्छा रोल जो है वो WTO जैसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्ले करते हैं। देन अगर हम पॉलिटिकल और इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखें तो बेसिकली 2 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमानेंट सीट है यूएनएससी की। सो दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। प्लस काफ़ी सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यूरोप से जो है यूएनएससी में सेलेक्ट होते हैं, तो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के पास जाती हैं। सेकेंडली जो यूरोपियन यूनियन है, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा यूएनएससी में काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं, तो इसीलिए जो है एक इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का रहता है ओवर यूएस पॉलिसीज़। चाहे यूएस का जो भी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्टैंड है, उन सारी चीज़ों में भी एक इन्फ्लुएंस रहता है। एक यूरोपियन, एक कहते हैं ना कि जिसके पास एक पावरफुल फ्रेंड जो है या एक पावरफुल पर्सनालिटी जो है वो उसकी इन्फ्लुएंस रहती है पूरी क्लास में, है ना। तो वही बात है कि भाई इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर आपके पास इतनी सारी सीट्स हैं यूएनएससी में, इतनी सारी पावर है, तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लुएंस रहेगा आसपास वाली कंट्रीज़ पर। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी आपकी बात सुनेंगी। तो वही बात है कि यूएस की पॉलिसीज़ पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। प्लस जो इनकी डिप्लोमेसी का वो ये यूज़ करते हैं या फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं बाकी कंट्रीज़ में। और हमेशा से जो है इनका जो एक प्रिंसिपल रहा है कि नेगोशिएशंस ओवर कोअर्जन, मतलब कोअर्जन मतलब फोर्सफुल मिलिट्री फोर्स। तो फोर्स या फिर मिलिट्री का ना यूज़ करके हमेशा बातचीत से जो है झगड़ों को सुलझाना, नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली में इनकी पावर और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं। चाहे वो चाइना को ह्यूमन राइट्स पर आई थिंक चाइना के साथ बातचीत करना हो, चाहे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर चाइना के साथ बातचीत करना हो, आई थिंक एक जो उनका एक इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पर काम आता है। तो कुछ खासियत आई थिंक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का, इसीलिए इट इज़ एक्टिंग एज अ सेंटर ऑफ पावर। क्यों पावरफुल कह रहे हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं कि यूएनएससी में बहुत सारे मेंबर्स हैं। यूएनएससी में बहुत सारे मेंबर्स होने का मतलब है कि यूएस की पॉलिसीज़ को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। प्लस जो है उनकी जो डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो वो
जो वो नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट्स की जो उनकी एक पॉलिसी है उसके कारण भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली डील कर पाते हैं चाइना से भी। तो आई थिंक काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यूरोपियन यूनियन का ओवर दीज रीजन्स। नेक्स्टली मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो मिलिट्रली अगर देखें तो काफ़ी पावरफुल भी हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। आई थिंक यूरोपियन यूनियन की कमांड आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। मिलिट्री में हर जगह पे सेकेंड ही आता है यूरोपियन यूनियन। उसके बाद जो टोटल स्पेंडिंग है डिफेंस में वो भी यूएस के बाद सेकेंड इन्हीं की है। सो आफ्टर यूएस फर्स्ट किसकी है, यूएस की, एंड सेकेंड किसकी है, यूरोपियन यूनियन की। प्लस 2 यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन अब तो नहीं है यूरोपियन यूनियन का मेंबर, अब तो ओनली फ्रांस बच गया है। तो इनके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर, ये जो दोनों हैं वो न्यूक्लियर पावर भी हैं, सो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो न्यूक्लियरी कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर होती हैं वो अपने आप में एक एक थोड़ा सा एक बोनस या ब्राउनी पॉइंट है, बिकॉज एक डेटरेंस क्रिएट हो जाता है तो इजीली जो है कंट्रीज आप पर अटैक नहीं करती हैं। नेक्स्टली इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल। आई होप you got to know कि what makes European Union a great center of power, उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस ही उसे जो है सबसे बड़ी पावर, या फिर सबसे बड़ी नहीं कहूँगी बट वन ऑफ द सेंटर ऑफ पावर जो है वो बनाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। से कैसे यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेट हुआ और आज की डेट में उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कैसे आई। तो एक इसका शॉर्ट नोट आपको टाइमलाइन में मिला है, एंड टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1951 में 6 यूरोपियन कंट्रीज़ ने बेसिकली जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से इस चीज़ को स्टार्ट किया। फिर 1957 में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर 1973 में हमारे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना। फिर आपका जो है जून में इलेक्शंस हुए यूरोपियन पार्लियामेंट में। फिर 1981 जनवरी में ग्रीस ने इसे ज्वाइन किया। फिर जो है आगे एग्रीमेंट हुए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हुए। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ भी अवार्ड मिला हुआ है। और 2013 में जो लास्ट मेंबर था 28th मेंबर क्रोशिया, वो भी ऐड हुआ एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन इसके बाद जो है 2016 में आज की डेट में 27 कंट्रीज़ ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब से रेफरेंडम जो है ब्रिटेन में करवाया गया। सो बेसिकली ब्रिटेन में वोटिंग हुई कि क्या आप यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं या नहीं। सो 2016 में ये वोटिंग हुई थी और मेजॉरिटी 51.9% लोगों ने वोट किया था कि वो यूरोपियन यूनियन से जो है अलग होना चाहते हैं। सो उसी के बेसिस पे फिर जो है हमारा जो है ब्रेक्जिट डील फाइनली जो 2016 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसको 4 साल लग गए नेगोशिएशंस एंड, बिकॉज बहुत इजी नहीं है जब आप एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन मार्केट में और कॉमन करेंसी के साथ डील करते हैं। तो जो है काफ़ी सारी चीज़ें सुलझाने में आई थिंक 4 इयर्स लग गए एंड 2020 में फाइनली डील हो गई। यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से उसने अपनी एग्जिट ले ली। और उसी डील को बहुत ही फेमस, दैट इज़ अ करंट अपडेट जो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बुक में टाइमलाइन सिर्फ 2016 तक की दे रखी है। सो वहाँ पर जो है ब्रेक्जिट जो है बेसिकली इट रेफर्स टू यूनाइटेड किंगडम्स या यूके का जो एग्जिट है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जो कि है ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं। वो जो है 31 जनवरी 2020 को नेक्स्ट जो है वो हो चुका था। एंड एक और बात जो फैक्ट है जो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक किसी भी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट आउट नहीं किया है एंड यूके बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूरोपियन यूनियन। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स 27 हो जाती हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द अपडेट जो आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा। दिस अपडेट विच आई एम टेलिंग यू ऑन माई चैनल तान्या सिंह एक्सक्लूसिवली, राइट, बिकॉज हियर माई मेन मोटिव इज़ कि आपको सिर्फ और सिर्फ रूट लर्निंग नहीं करवाना, समझाना, बिकॉज करंट पैटर्न आपके ग्रेजुएट लेवल पे भी ये काम आएगा। प्लस जो है पेपर पैटर्न इस तरीके का है कि आपकी रूट लर्निंग जो है वो ज़्यादातर काम नहीं आने वाली है। सो ये मैप आपका यूरोपियन यूनियन का मैप दे रखा है अकॉर्डिंग टू योर बुक। इसमें जो पर्पल कलर में है ये सारे ओल्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये
ऑरेंज कलर में जो यूएसएसआर से टूटकर जो कंट्रीज़ बनी हैं, जो पहले जो है यूएसआर का पार्ट थी, ईस्टर्न अलायंस में थी। एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि स्टार्टिंग में से वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूएस को सपोर्ट करती थी वो ही जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट थी, एंड द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे वर नॉट द पार्ट ऑफ इट। तो वही चीज़ दिखाई गई है। तो आप देख लीजिए जर्मनी के इस साइड वाली सारी कंट्रीज जो है वो न्यू मेंबर्स बनी हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, और ये सारी जो कंट्रीज है ये अभी बनी है। लेकिन याद रखिएगा जो यूके है, यानी कि ये वाला थोड़ा सा पार्ट एंड ये वाला, ठीक है, ये जो है यूके अब जो है ये पार्ट नहीं है, तो अब इसको शेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारी कंट्रीज़ को अब एक बार ही नज़र घुमा लीजिएगा इन द मैप। फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम तो अब नहीं है। सो आयरलैंड है, ये छोटा सा आयरलैंड है, ये अभी भी है। रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, एंड ये छोटे से सिप्रस को भी मत भूलिएगा, सिप्रस इज ऑल्सो देयर, राइट। सो दिस इज द मैप। एंड अगर हम करंट मैप देखें यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट का अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2023, तो ये रहा जिसके अंदर यूके वाला पार्ट और थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को शेड नहीं किया गया है बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ मेंबर। इसके अलावा ये सारी मेंबर कंट्रीज जो हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। तो दीज आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसी के साथ यूरोपियन यूनियन फुली इन डिटेल्ड वे कंप्लीट करवा दिया है मैंने। इन द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड ऑफ द वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर है आसियान, इसके बारे में इन डिटेल करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।